वेल 4:09 हो गया और जैसे मैंने बताया था कि आज यूथ वेव कुछ ख़ास होने वाला है और जो सेगमेंट्स चलते हैं वो तो चलेगा ही, लेकिन उसके अलावा हमारे जैसे मैंने बताया कि आज हमारे यहाँ पे दो ख़ास मेहमान आए हैं, दो ख़ास गेस्ट आए हैं। और अगर आप यूथ तो हैं और नहीं भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा ये प्रोग्राम एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको रुचि है लिटरेचर में, पढ़ने में, यानी कि आप का मन अगर उसमें आप लिखते हैं या फिर अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे जो राइटर्स हैं इनसे आप मुखातिब होते होंगे कभी ना कभी, या फिर इस चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप कभी ना कभी मिले होंगे। ऐसे ही एक गेस्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, नाम है उनका श्री मिथिलेश गुप्ता। वेल बता दें आपको कि ये युवा रचनाकार और लेखक हैं। ये बच्चों के लिए और युवाओं के लिए ख़ास तौर पर लिखते हैं और इनकी बहुत सी रचनाएं प्रकाशित हो गई हैं और ये मूल हिंदी में लिखते हैं। वेल आगे की जो भी बातचीत है, जो भी जर्नी है, कैसा इनकी जो जर्नी है वो शुरू हुई, कैसा कितनी किताबें या किस तरह का इन्होंने लिखा, किस जॉनर में ये ख़ास लिखना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें हम उनसे जानेंगे। बस ऐसे तो आप भी हमारे साथ उनका स्वागत कीजिए। मिथिलेश जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और जैसा कि मैंने बताया कि आप एक युवा रचनाकार हैं, साथ में और लेखक हैं और आप लिखते हैं। कई आपकी किताबें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। जी सर, 8 किताबें। जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जॉनर कौन सा है? बेसिकली सर मैंने स्टार्टिंग किया था हॉरर से, तो 3 हॉरर किताबें लिख चुका हूँ मैं। हॉरर से? जी। क्या बात है, मतलब लोग रोमांस से या फिर मतलब किस और जॉनर से शुरुआत की? आपने सीधे मतलब हॉरर से शुरुआत की, तो हाँ इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? सर इसका इंस्पिरेशन है मेरा जो होम टाउन है सारनी, ये बैतूल जिले में है, एमपी में। वहाँ पला बड़ा मैं, और वहाँ की कई सारी कहानियाँ थी और मैंने पहली अपनी जो कहानी है मम्मी को डेडिकेट भी किया है। तो इंस्पिरेशन मम्मी पापा रहे हैं जिन्होंने कहानी बचपन से हमें सुनाई है। तो मैंने पहली कहानी वही बचपन की कहानी लिखी जो मुझे मम्मी ने सुनाया था। तो मुझे कई सालों बाद याद आया कि वो हॉरर कहानी मुझे लिखनी थी, तो हॉरर की शुरुआत वहाँ से करी मैंने। मतलब आप कहना चाहते हैं जैसे सभी के जो एक जैसे जॉइंट फैमिली होती है तो उसमें दादा नाना नानी जो बच्चों को सुलाने के लिए, बहलाने के लिए कहानियाँ सुनाते हैं, उसमें बताते हैं कि ये राक्षस की या किसी इस तरह की हॉरर की हल्की फुल्की जो कहानियाँ सुनाते हैं, तो वही आपने भी सुनी और वहीं से आपको इंस्पिरेशन जगा कि इस पर जो है मैं आगे मतलब लिखूंगा। जी। क्या बात है। अच्छा, अब कुछ समय पहले तक की अगर बात करें, जब इतना ज़माना डिजिटलाइज नहीं हुआ था, ये नेट नहीं था, तब तो चलिए लेखक जो लिखते थे किताबें सब खरीदते थे, पढ़ते थे, लेकिन अब जो है इतना डिजिटल ज़माना हो गया, तो इस समय में और उस दौर में जो है क्या फ़र्क देखते हैं आप? सर यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि जो रीडरशिप है वो खत्म हो रही है, क्योंकि अभी क्या है, आप एक क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी बुक जो है वो सामने आ जाती है। एग्जैक्टली सर। तो मुझे लगता है कि डिजिटल होने से जो पढ़ने की हैबिट है वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो डाइवर्ट हो गई है। अगर जैसे पहले के ज़माने में अगर लेखक लिखते थे तो पढ़ने के लिए सिर्फ प्रिंट मीडिया ही होता था कि प्रिंटर से ही पढ़ते थे। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर मिथिलेश गुप्ता की कोई किताब, अगर 8 किताबें मैंने लिखी है, तो क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ किताबों में ही पढ़ेंगे? नहीं, वो किंडल में भी उपलब्ध है यानी ई बुक्स में, और वो ऑडियो में भी उपलब्ध है। तो मेरे रीडरशिप जो है वो 3 भागों में डिवाइड हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर वो कल वीडियो में अडॉप्ट होगी तो रीडर्स जो है वहाँ पर भी उसको जाकर देख सकते हैं। तो माध्यम बदल गए हैं कहानी कहने के। तो अगर एक लेखक लिखता है तो मैं कभी ये बिलीव नहीं करता हूँ कि मेरे लेखक सिर्फ रीडरशिप में ही होंगे। हो सकता है मतलब किताबों तक ही सीमित होंगे, हो सकता है वो ई बुक के थ्रू भी पढ़ रहे हों, वो ऑडियो में भी सुन रहे हों। तो ये मुझे लगता है कि माध्यम बदला है। अच्छा चलिए, एक चीज़ आपने अपने घर की बात बताई, तो ये भी जो हमारे सुनने वाले उनको ये भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका शहर जो है वो कहाँ है। सर बेसिकली मैं सारनी से हूँ, मध्य प्रदेश में। एक छोटा सा सतपुड़ा के घने जंगलों में बसा हुआ प्यारा सा शहर है जिसका नाम है सारनी। ये बैतूल जिले में है, नागपुर से 3-3.5 घंटे के आसपास। अगर आपको बहुत ही क्लोज बताऊँ तो इटारसी हमारे घर से 70 किलोमीटर के आसपास है। क्या बात है, आपने अपनी बात में कही घने जंगलों में, तो मतलब जो चीज़ मतलब आप लिखते हैं वो इसी से मतलब पता चल रहा है कि वहाँ पे घने जंगल और जो हॉरर जॉनर का जो आपको इंस्पिरेशन मिला कुछ इस तरह से ही आया हो। तो सर मेरी 2-3 किताबों में जो जिक्र है ना कि सतपुड़ा के घने जंगलों में एक कार तेजी से रोड पर चल रही थी, तो सर ये इंस्पिरेशन बच्चों की कहानियों में भी मेरे लिए है, क्योंकि मैं नेचर से बहुत जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस प्लेस पे अगर पैदा नहीं होता तो हो सकता है मुझे लिखने की कला या फिर मेरी कहानियाँ कभी बनकर सामने नहीं आती। आज भी मैं जब भी घर जाता हूँ तो उन झरनों में, नदियों में मैं खुद बाइक लेकर घूमता हूँ और मुझे नई नई कहानियाँ याद आती है। तो मेरा इंस्पिरेशन सर मेरा प्रकृति, नेचर अगर कहें तो नेचर से ही आपको इंस्पिरेशन मिला। जी सर बिल्कुल।
अच्छा, एक ये बताएं कि अभी जैसे मैंने बताया डिजिटलाइज ज़माना, अब एक स्टेप और भी आगे बढ़ गया, अब क्या एआई का ज़माना हो गया जी। अब क्या कि अगर आप जैसे हम लोग का वॉइस है, वॉइस भी एआई से हो रही है, लिखना भी एआई से हो रहा है, पढ़ना भी, मतलब हर फील्ड में, सिर्फ लिखने पढ़ने में क्यों, सब चीज़ में जो एआई का दखल हो गया है। तो एआई के इस दौर में जो युवा है, यंग है, वो किस तरह के मतलब ओरिजिनल या मौलिक लेखन कर सकते हैं? क्योंकि अगर कुछ लिखना है तो आप तो जानते हैं चैट जीपीटी है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने दबाया और पूरी लिख के आ गई, कहानी तैयार होके आ गई। तो इसमें ओरिजिनल अपने थॉट्स को कैसे उसमें डाल के कैसे मतलब लिखें आज के युवा? सर, पहली तो गलतफहमी ये युवाओं को मिटानी होगी कि जो चैट जीपीटी या एआई है ये लेखन के लिए नहीं है। इससे आप आइडिया डेवलप कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है, बट अगर आपने मूल लेखन की बात करेंगे तो मुझे नहीं पता किस स्तर पर, इस लेवल पर काम हो रहा है कि लोग एआई से लिख रहे हैं। हिंदी में खासकर मुझे लगता नहीं कि इतनी सफलता प्राप्त होगी या होने वाली है। एक लेखक अगर वो एआई से कुछ हेल्प लेना चाहता है तो आइडिया को डेवलप करने के लिए ले, वो अपने जो कहते हैं ना कि चैप्टर्स आप बनाने वाले हैं तो उसको विस्तार करने के लिए करें, पर लेखन आप मूल ही करें। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर एक लेखक के तौर पर, जैसे अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो मुझे एआई से सिर्फ ये हेल्प लेनी है कि मुझे इस आइडिया को कैसे डेवलप करना है, इससे ज़्यादा आप मूल लेखन उसमें नहीं कर सकते। हालांकि इंग्लिश में बहुत सारा काम हो रहा है, अंग्रेजी का तो मुझे उतना पता नहीं कि किस लेवल पे काम चल रहा है, पर मुझे लगता है कि मूल लेखन हमेशा से रहेगा और एआई से हम सिर्फ सपोर्टिंग हेल्प ले सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि हम सारी युवा जो हैं अगर ये सोचते हैं कि मैं लेखक नहीं हूँ, देखिए अगर आप एआई से भी लिखवाते हैं तो आपके अंदर लेखन की कला तो होनी चाहिए, आपको मतलब समझ तो होनी चाहिए। अगर ऐसा कहें कि कोई अगर लेखक नहीं है, कि जिसके अंदर जज्बा नहीं है, या मतलब एक वो कहते हैं ना कि इनबिल्ट होता है, जो वो इनबिल्ट नहीं, अगर वो चाहे कि हम एआई से मतलब करवा के हम भी अपने आप को लेखक साबित कर दें, ये करना मुश्किल होगा। ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आप एक बार ये कर सकते हैं लेकिन हर बार नहीं। अगर लेखक के तौर पर अगर आप लेखक नहीं, आपको लगता है कि मुझे सिर्फ किताब लिखनी और एआई से लिख दिया मैंने, पर वो आप कब तक कर पाएंगे? क्या एक जो रीडर है, जो सच्चा किताब प्रेमी है, क्या वो उसको पढ़ के कहानी को समझ नहीं सकता? तो वो टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल एरर अभी भी हैं, और मुझे लगता है कि जो मूल लेखक ही हैं उन्हें लगता नहीं कि एआई से कोई खतरा है, या फिर वो एआई से सिर्फ बिना राइटर के मतलब अभी भी जो युवा हैं वो इस फील्ड में आ सकते बिना डर के, बिना खतरे की। एआई जो है उनकी जगह जो है वो लेने वाला नहीं है। ये देखिए कुछ दिनों तक का हमारे लिए है। मैंने जैसा आपसे कहा कि एआई हमारे लिए कोई डेंजर नहीं है, एआई से हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हम उसे आइडिया डेवलप कर सकते हैं। तो इसे हमें दोस्त बना के चलना है, इससे ना हमें डरना है ना इससे भागना है। जी। मुझे ये मानना है कि उनके साथ में लेके चलो और दोनों काम हम कर सकते हैं, मूल लेखन भी कर सकते हैं, उससे आइडियाज़ भी डेवलप कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, उनके लिए इस समय जो है मतलब क्या जो उनको पसंद आ रहा है, उनके लिए राइटर्स क्या लिख रहे हैं और वो क्या चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं? सर, दो तरह के अभी अगर आप देखेंगे पसंद करने वाले किताबों के, चूँकि मैं हर साल बुक फेयर में जाता हूँ और डे बाय डे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है वो पुस्तक मेला बढ़ता जा रहा है। अभी मैं यहाँ पर पुस्तक मेला में ही आया था लखनऊ में, तो सर मैंने देखा कि रीडरशिप इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन मुझे हिंदी के साथ एक प्रॉब्लम लगती है कि कोई बच्चा वो अपने स्कूल में हैरी पॉटर तो पढ़ लेता है, लेकिन अगर हिंदी का वो अगर छात्र हो तो वो प्रेमचंद और बाकी साहित्यिक किताबें से आगे नहीं बढ़ पाता। अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने फंतांसी में क्या चंद्रकांता पढ़ी है या फंतांसी में कोई नई किताब पढ़ी है, एडवेंचर पढ़ी है, तो वो शायद ही उसके पास कोई जवाब होगा, उसने पढ़ी होगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अंग्रेजी में अलग अलग जॉनर में किताबें आ रही हैं, हमें भी हॉरर, एडवेंचर, थ्रिलर जैसी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पाठकों के समक्ष रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें चॉइस देनी चाहिए। अब समय बदल गया है, अब नेटफ्लिक्स पे हम सिर्फ हिंदी फिल्में नहीं देखते हैं, हम डबिंग फिल्में भी देखते हैं। तो हमें ये ध्यान, हिंदी राइटर्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि उन्हें रोमांस और थ्रिलर के अलावा और जॉनर में भी उनको किताबें लिखना चाहिए। ये सोच के मत लिखो कि हमने सिर्फ इसी जॉनर में लिखा, मतलब उसमें भी अपनी दखल जो है वो बढ़ाएं अब। हाँ, उन्हें एक्चुअली हमारे पे प्रेशर है कि आप हॉरर थ्रिलर लिखोगे तो हिट होगे, अगर आप बच्चों के लिए लिखोगे। जी, ये बात आपने बहुत अच्छी। बहुत बार ये होता है राइटर्स के ऊपर कि जो मतलब पब्लिकेशंस होते हैं या जो उनकी किताबें छापते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये बिक रहा है तो ये लिखो, तो फिर तुम्हारा भी फायदा, तुम्हारी भी किताब होगी, तुम्हारा भी नाम होगा और हमारा भी मतलब जो है पब्लिकेशन भी चलेगा। सर, मेरा तो एग्जाम्पल एक ये है कि मैंने पहली किताब हॉरर लिखी, जब वो हिट हो गई तो उसके जस्ट 1 साल बाद मैंने रोमांस लिखा। 3-4 साल तक लगातार 3 किताबें मैंने रोमांस में लिखा। इतनी हिट होने के बावजूद भी मैंने रोमांस नहीं लिखा 4 साल से। मैंने बच्चों के लिए 2 किताबें लिखी, एक फैंटेसी लिखी और एक लिखा मैंने एडवेंचर। तो सर मुझे लगता है कि मैंने कोई डर से नहीं लिखा। अगर मेरा हिट फार्मूला हॉरर था तो मैंने रोमांस क्यों लिखा? और रोमांस मेरा जब हिट फार्मूला हो गया, यूथ में जब फेमस हो गई मेरी किताब ऑक्सीजन ऑफ लाइफ, तेरी इश्क वाली खुशबू, जस्ट लाइक दैट, तो फिर मैंने बच्चों के लिए क्यों लिखा? तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं लेखन कर रहा हूँ तो मजबूरी में ना करूँ, और ये सफल हो रहा है। तो युवाओं को ये सोचना चाहिए कि जिसमें वो अच्छे हैं उसमें वो कार्य करें। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत से राइटर्स जिनको मतलब वो ये सोचने पे मजबूर होंगे कि भाई
प्रोफेशनल जो है, मतलब सिर्फ जो अगर हमको फ़ायदा मिल रहा है वही हम नापनों से, अगर हम चाहें तो जो पढ़ने वाले हैं, जो युवाओं हैं, उनको हम अपने जो हम लिख रहे हैं उस तरफ भी आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन वो मतलब लिखने की कला, लिखने का गुर जो है वो आना चाहिए। आपको जो आता है हमें लगता है वही करना चाहिए और उसमें सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप उसमें ओरिजिनल होंगे तो आप अपने पूरा मतलब वो कहते हैं ना कि आप अपना सोल उसमें डाल देंगे। जब आप अपना सोल डालेंगे तो अगले को भी दिखेगा, पढ़ने में भी आएगा, वो हिट ज़रूर होगा। बिल्कुल सर। और युवा लेखक जो हैं उनके लिए आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो अभी तक इतने सालों में आपको हुआ है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर मतलब किसी तरह का जो भी आपको इंस्पायर करता हो, या आप चाहते हैं कि जो युवा हैं वो इससे कुछ सीखें या उनके फ़ायदे का है कुछ लेखन से रिलेटेड किसी भी तरह का है? मुझे सर ये लगता है कि हमने ये देखा है कि हर कोई रीडर है, ठीक है। क्योंकि मैं लेखक हूँ तो सर मैं रीडर की बात करूँगा। तो मैंने देखा है कि हर तरह के लोग रीडरशिप यहाँ पर मतलब रीडर है, वो चाहे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, चाहे किताबों पे, हर चीज़ में पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी का जो यूथ है, सोशल मीडिया के जो एक कहते हैं ना कि एक आंधी आई है जिसके थ्रू लोग चाहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करें। 3 इडियट्स के बाद से चीज़ें चेंज हुई, बदलाव हुए थे, लेकिन अभी और ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। एक लेखक के तौर पर मेरे पास लिमिटेशन सिर्फ किताबें लिखने की नहीं है, आपके पास में ऑडियो का भी वर्जन है, आप फिल्म के लिए लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सर्वाइव करने के लिए, देखिए कई बार क्या होता है कि हमें जॉब छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, और हमें लेखन में फोकस करना चाहिए। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने जॉब के साथ ही लेखन किया। अगर आज मैं फुल टाइम लेखन पे हूँ तो उसके पीछे मेरा एक 10 साल का मेरा एक कॉर्पोरेट का करियर रहा है। मैं फार्मा ग्रेजुएट हूँ, अच्छा, ठीक है। मैंने रिसर्च में जॉब करी है 10 साल तक, मैंने बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया। मतलब दोनों तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं। आप रिसर्च में मेडिकल मतलब साइंस, और कहाँ पे बिल्कुल राइटिंग। बिल्कुल सर। और लेकिन सर मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आज भी अगर मुझसे कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर मुझे मिलते हैं तो मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि तू हमेशा से यही करना चाहता था तो वही कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि बचपन से मेरा माइंड सेट था कि मैं कुछ क्रिएटिव ही काम करूंगा और लेखन और किताबों के थ्रू ही करूंगा। तो मुझे पैशन जो है वो फॉलो करना चाहिए। जी, तो मुझे लगता है पैशन फॉलो करना है, अंधा नहीं करना है। हमें ध्यान रख के प्रैक्टिकली सोचना है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मैं कर सकता हूँ। उसके साथ साथ नौकरी के साथ साथ या बिजनेस के साथ साथ आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ करिए, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली भी है और आपका खुद का करियर भी है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। जी, थैंक यू सो मच मिथिलेश जी, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने इतनी सारी बात हमारे साथ की। और कुछ अगर आप चाहें तो आपकी जो बुक्स हैं वो अगर आपने नाम लेना चाहें, जिनसे मतलब अगर जिन युवाओं ने नहीं पढ़ी, अगर जिन्होंने पढ़ी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो अगर उन बुक्स को अगर पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। सर मेरी 3 किताबें हैं युवाओं के लिए। पहली है जस्ट लाइक दैट, वो 3 कहानियों का संग्रह है। उसमें आपको पता चलेगा कि नुक्कड़ वाला लव क्या होता है, कॉलेज वाला लव क्या होता है, और तीसरा है लाइफ टाइम वाला लव क्या होता है। 3 अलग अलग फेज़ हैं। उसके बाद मेरी किताब थी तेरी इश्क वाली खुशबू। ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, वैसे तो इसका नाम सेकंड चांस होना चाहिए, क्योंकि ये 5 उन युवाओं की कहानी है जो अपनी लाइफ में फेल हो चुके हैं, पर ये कहानी रिस्टार्ट होती है जिस दिन वो सुसाइड करने जा रहे होते हैं या जिस दिन नौकरी छोड़ने जाते हैं। वहाँ से कहानी रिस्टार्ट करके आपको पॉजिटिव वे में लेके जाती है, जिसका टैगलाइन मैंने दिया है तेरी इश्क वाली खुशबू में, इफ़ यू आर लॉस्ट लव विल फाइंड यू। और सर मेरा जो एक उपन्यास था वो है ऑक्सीजन ऑफ लाइफ, और ये किताब युवाओं को काफ़ी पसंद आ रहा है। ये एक फीमेल लीड पर लिखा गया। इसका मैं कभी क्लाइमेक्स रिवील नहीं करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ उसका एक मीनिंग बताता हूँ कि ऑक्सीजन का मतलब है, मैंने उसमें टैगलाइन दिया है, उस उम्मीद के नाम जिसे तू हमेशा तलाशती रही। तो ऑक्सीजन का मतलब है जो जीवन दे, नहीं ऑक्सीजन का, हाँ जीवन दे। तो ऑक्सीजन का मतलब है उसमें होप ऑफ लाइफ। अगर आपकी लाइफ में होप ना हो, ऑक्सीजन ऑफ लाइफ अगर आप किताब पढ़ेंगे तो सबको पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी ना हो चलेगा, लेकिन अगर आपकी लाइफ में होप नहीं है तो नहीं चल सकता आप ज़िंदगी में। और वो होप क्या हो सकता है? होप हो सकती है आपकी फैमिली, आपका प्यार, आपके दोस्त, आपका करियर, ये सारे होप में काउंट होते हैं। वो कहते भी है ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। दुनिया कायम है, जी सर। तो ये कहानी उम्मीद की है। क्या बात है। तो चलिए, जो भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त, अगर वो मतलब ये किताबें अगर उनको मिल सके तो ज़रूर पढ़ें। और धन्यवाद कहना चाहूँगा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और ये इतना सारा डिस्कशन हमारे साथ किया। थोड़ा सा आपका जो नज़रिया है लेखन को लेकर, राइटिंग पे लेकर, वो आपने डाला, और युवाओं को एक थोड़ी सी कम से कम बहुत ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन कभी वक्त मिलेगा तो थोड़ा और ज़्यादा समय आपके साथ बिताएंगे। तो जो युवा हैं उनको थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा रास्ता, थोड़ा सा इंस्पिरेशन ज़रूर मिला होगा।